शेख वक्कास ने यह भी कहा, आज भी हुकूमत कैदी नंबर 804 की है, आज भी वजीर आजम कैदी नंबर 804 है। कानियों को 2-2 हज़ार रुपए देकर डी चौक में लाया गया था। उन्होंने कहा कि इस दफा बाजवा नहीं है जो आपको जाने का रास्ता दे दे, इस वक्त आपके रास्ते में अवाम खड़ी होगी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैथ्स पॉलिटिक्स में खुश आमदीद। मैं हूँ आपका मेज़बान आबिद नसीर। नाजरीन, दो बड़ी डेवलपमेंट्स इस वक्त बिल्कुल लेटेस्ट जो आपसे शेयर करनी है, और आपसे दस्तबस्ता गुजारिश है, मैथ्स पॉलिटिक्स को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी के बटन को दबाइए और फेसबुक पे हमारे चैनल मैथ्स पॉलिटिक्स को लाइक और फॉलो ज़रूर कीजिए। शेख वक्कास अकरम ने एक ज़बरदस्त किस्म का वीडियो पैगाम जारी किया और लाहे अमल दिया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कब कब कौन कौन सा एहतजाज किस किस शहर में किस किस अंदाज से करने जा रही है। और उन्होंने ये कहा है कि शहबाज शरीफ पंजाब की डाकू रानी के साथ मिलके अभी से प्लान कर लें कि उन्होंने भागना कहाँ है। ये शेख वक्कास ने कहा, ये मेरे लफ्ज़ नहीं हैं। उन्होंने कहा कि इस दफ़ा बाजवा नहीं है जो आपको, यानी जनरल बाजवा की बात वो कर रहे हैं, जो आपको जाने का रास्ता दे दे, इस वक्त आपके रास्ते में अवाम खड़ी होगी। शेख वक्कास ने यह भी कहा कि आज भी हुकूमत कैदी नंबर 804 की है, आज भी वजीर आजम कैदी नंबर 804 है, आज भी लोगों के आसाब पर कैदी नंबर 804 सवार है, आज भी लोगों के दिलों में कैदी नंबर 804 बसता है, आज भी अगर हकीकी आज़ादी किसी ने हासिल की है वो कैदी नंबर 804 और कैदी नंबर 804 के चाहने वालों ने हासिल की है। फिर उन्होंने ये कहा कि हुकूमत की फिस्तायत, जुल्म, जबर के खिलाफ हम हमेशा खड़े रहेंगे, और जिस तरह अली अमीन गंडापुर ने इतने बड़े एहतजाज को हरावल दस्ता बन के लीड किया, वो तारीफ के काबिल हैं। उन्होंने 12 अजला भी क्रॉस किए, उन्होंने पहाड़ियाँ भी चढ़ी, उन्होंने गाड़ियों को पत्थर भी मारे, और अली अमीन गंडापुर ने कमाल अंदाज में 4 घंटे KPK हाउस इस्लामाबाद में भी गुजारे। और हैरान कुन बात ये कि ना वो पुलिस को नजर आए, ना वो रेंजर्स को नजर आए, और हैरान कुन बात ये भी है कि अली अमीन गंडापुर असेंबली में बैठ के एक दफ़ा फिर तफसीलात बयान कर रहे हैं कि मैं 4 घंटे रहा KPK हाउस इस्लामाबाद में, और मैं अगर किसी को इसका मुर्द इल्ज़ाम ठहराना चाहूँगा तो वो IG इस्लामाबाद हैं। IG इस्लामाबाद से माफ़ी भी मंगवाऊँगा, IG इस्लामाबाद को मेरा फ़ोन भी वापस करना होगा, उस जालिम ने मेरा फ़ोन छीन लिया, और पता नहीं क्या क्या कुछ। उस अली अमीन गंडापुर को शेख वक्कास जो हैं वो क्रेडिट दे रहे हैं कि यू डिड अ फैबुलस जॉब, और उस अवाम को भी क्रेडिट जो अवाम 2-2 हज़ार रुपए लेकर इस्लामाबाद की उस जुल्मज़दा हब्सज़दा माहौल में हाजिर हुई, और उन तमाम लोगों को भी सल्यूट जिन लोगों ने 2-2 हज़ार रुपए दिए, और जब कारकुन गिरफ्तार हो गए और अब उन कारकुनों का कोई पुरसाने हाल नहीं, और वही कारकुन ये बयान दे रहे हैं कि भाई हमें तो ये पता ही नहीं एहतजाज किसके साथ खाया जाता है, हमें तो इस बात का अंदाज़ा ही नहीं एहतजाज कहाँ किसे जाता है, हमें तो इदराक ही नहीं था ये ब्लू एरिया, ये पार्लियामेंट हाउस, ये इमरान खान, ये कैदी नंबर 804, और हुकूमत का चक्कर क्या है। हम तो 2,000 रुपए लेके और हम इस्लामाबाद डी चौक, मतलब हमें डी चौक का भी नहीं पता, हमें गाड़ियों में बैठाया गया और हमें वहां पहुंचा दिया गया जिसका नाम अब डी चौक हमें बताया जा रहा है। मतलब शेख वक्कास साहब, मेरी गुजारिश है आपसे, यार आप एक समझदार पढ़े लिखे आदमी हैं, आपने भी तो वही रास्ता इख्तियार किया था जो ये जालिम कर रहे हैं। मैं इनको ठीक नहीं कह रहा, मैं ये नहीं कह रहा ये तरामीम ठीक कर रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा ये जो गवर्नेंस कर रहे हैं वो बड़ी कमाल की कर रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा इन्होंने कोई दूध और पानी की साफ शफाफ पानी की नहरें बहा दी हैं, मैं ये नहीं कह रहा ये कोई बहुत बड़े कलाकार हैं, मैं ये भी नहीं कह रहा 86,000 पॉइंट्स की सतह को अबूर करना कोई हुकूमत का बड़ा कारनामा है, मैं ये भी नहीं कह रहा कि शरह सूद 23% से कम होकर 15% तक आ गई है, ये भी इनका कोई बड़ा कारनामा है, मैं ये भी नहीं कह रहा कि ये दहशतगर्दी को कंट्रोल कर पा रहे हैं, मैं ये भी नहीं कह रहा कि बिजली के बिलों को उन्होंने कम कर दिया। बंदा नाचीज का 64,526 रुपए इस महीने का सितंबर का बिल आया है। बंदा नाचीज ओनली 2 अफराद पर मुश्तमिल फैमिली के साथ रहता है,
مطلب میں اور میری بیگم ہم 2 لوگ بڑے ہیں پورے گھر میں اور ہمارے 4 چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور ہم صرف ایک بیڈ روم استعمال کرتے ہیں. مطلب وڈ یو امیجن میرے جیسا, میں یہ نہیں کہہ رہا حکومت کو بڑا کام کر رہی ہے, میرے جیسے عام آدمی کو 64-65 ہزار روپے پر منتھ سپٹمبر کا بل, جس میں اسی ہارڈلی چلتا ہے رات کو گھنٹہ 1.5 گھنٹہ, اس کے بعد بڑا نارمل موسم ہوتا ہے, آپ بہترین اپنی نیند لے سکتے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا یہ حکومت کو بہت کام کر رہی ہے, لیکن جناب والا آپ کیوں چھپے ہوئے ہیں؟ آپ کہاں ہیں؟ کہاں سے پیغام جاری کر رہے ہیں؟ میرا بل اس طرح تو نہیں کم ہونا, میری عام عوام کا بل اس طرح تو نہیں کم ہونا کہ آپ پس پردہ چھپے رہیں. میں یہاں سے ویڈیو پیغام بنا کے جاری کر دیتا ہوں, کسی کو کیا معلوم میں کہاں ہوں. مطلب حقیقی آزادی تو یہ ہے آپ سسٹم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کریں, آپ سسٹم کے سامنے آئیں, ان سے بات کریں اور عوام کو آپ لیڈ کر رہے ہوں. وہ علی امین گنڈاپور جو 2 منٹ بولتے ہیں تو ان کی سانس بھول جاتی ہے, اس علی امین گنڈاپور کو جس کو یہ نہیں پتا کہ غار ہرا اور غار ثور میں فرق کیا ہے, اور اس علی امین گنڈاپور کو جو ٹوٹل فیبریکیٹڈ سٹوری بیان کر رہے ہیں آپ کریڈٹ دے رہے ہیں, پھر آپ نامعلوم مقام سے ویڈیو پیغام جاری کر رہے ہیں کہ آپ ہی حقیقی آزادی کی صحیح جنگ لڑ رہے ہیں. پر یہ بات سمجھ نہیں آتی. آخر آپ سیاستدان ہم غریب عوام کو, کیمرے کے اس پار بیٹھے غریب عوام کو کب تک الو بناتے رہیں گے؟ کب تک ان کو ٹرک کے بتی کے پیچھے لگاتے رہیں گے؟ کب تک ان پر اسی طرح ظلم کرتے رہیں گے؟ جناب اگلا انہوں نے زبردست قسم کا پیغام دے دیا ہے. انہوں نے کہا جی 11 اکتوبر کو ملتان اور ساہیوال میں بہترین احتجاج ہوگا, پرامن احتجاج ہوگا. اور اس کے بعد انہوں نے کہا 12 اکتوبر کو گجرانوالہ اور سرگودا میں احتجاج ہوگا. پھر 13 اکتوبر کو ڈیرہ غازی خان کی عوام نکلے گی اور احتجاج کرے گی. 14 اکتوبر کو لاہور اور فیصل آباد میں احتجاج ہوگا. اور پھر اس کے بعد اسلام آباد آنے کا لاہ عمل دیا جائے گا. اور عوام سے یہ گزارش ہے وہ پھر تیار رہے, پھر 2,000 روپے انہیں دیا جائے گا. عوام سے یہ گزارش ہے وہ پھر تیار رہے کہ ان بیچاری اکیلی عوام نے جا کے وہاں ڈنڈے کھانے ہیں, شیلز کھانے ہیں, وہاں در بدر کے دھکے کھانے ہیں, وہاں انہیں بریانی بھی نہیں ملنی, اور ان لوگوں نے پھر گرفتار بھی ہونا ہے. ان کے پیرنٹس جو بیچارے ان کی تعلیم پر پتہ نہیں کہاں سے انویسٹ کر رہے ہیں, وہ جب ان پر پرچے ہو جائیں گے, وہ کوئی نوکری نہیں کر پائیں گے, وہ کوئی بزنس نہیں کر پائیں گے, وہ بیچارے جیل میں جلد سڑ جائیں گے. اور یہی لوگ جو مختلف مقامات سے ویڈیو پیغام جاری کر کے متحرک کر رہے ہیں کہ آپ نکلو حقیقی آزادی کے لیے, یہی لوگ پھر انہیں پوچھنے بھی نہیں جائیں گے. اور اگر کوئی سفر کرے گا وہ نوجوان ہوں گے اور ان کے پیرنٹس ہوں گے, وہ والدین جو اپنے بچوں میں اپنا مستقبل تلاش کر رہے ہیں, وہ والدین بیچارے پریشان ہوں گے کہ یہ ہمارے ساتھ ہوا کیا ہے. اچھا جی, اس کے بعد انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ غیر جمہوری ہے, کے پی کے کی سینٹ میں نمائندگی ابھی تک نہیں دی گئی. بالکل ٹھیک, آپ کے ساتھ ہوں. آئینی ترامیم بالکل آپ کے ساتھ کھڑا ہوں, نہیں ہونی چاہیے. مولانا فضل الرحمان حکومت کے ساتھ بیٹھ گئے, بالکل غلط ہے. مولانا فضل الرحمان ابھی تو آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے, کبھی ادھر کبھی ادھر, کیا کبھی اس کا کبھی اس کا, تو نے حسن گنوا دیا تجارت کرتے کرتے. یہ مولانا فضل الرحمان پتہ نہیں کیا کرنا چاہتے ہیں. جب کوئی پریشر آتا ہے, حیران کن بات یہ ہے سیاستدانوں کا پرابلم پتہ کیا ہے, سیاستدان اپنے خود نہیں ہیں. سیاستدان صرف 4 دن کی چاندنی پھر اندھیری رات. ہر بندہ اپنی گیم کھیلتا ہے, 2 نسلوں کے پیسے کماتا ہے, اس کے بعد اس کا سارا انقلاب پانی میں بہہ جاتا ہے. اس کی ساری انقلابی سوچ دھڑن تختہ ہو کے رہ جاتی ہے. یہاں تخت سے تختے پر پہنچنے کے لیے کوئی ٹائم نہیں لگتا. اور یہ جو تخت سے تختے تک آپ لوگ پہنچ رہے ہیں نا, اس کے مجرم صرف آپ لوگ ہیں, آپ سیاستدان ہیں. آپ سیاستدانوں نے آج تک کسی نے سسٹم کو ٹھیک کرنے کی کوشش نہیں کی. وہ جنرل باجوہ جن کو آپ باپ کہا کرتے تھے, آج اسی جنرل باجوہ کا آپ نام لے کر کہتے ہیں کہ آپ شہباز شریف اپنی پنجاب کی جو سی ایم ہے اسے آپ ڈاکو رانی کہہ رہے ہیں. ڈاکو رانی کے ساتھ مل کے آپ اپنے جانے کا ابھی سے پلان کر لیں. یہ ذہن میں رہے, اب جنرل باجوہ نہیں آپ کو رستہ دے گا, بلکہ یہ عوام آپ کے رستے میں کھڑی ہوگی اور یہ آپ کے جوتے مارے گی, یہ آپ کو زد و کوب کرے گی, یہ آپ کو بہت زیادہ تکلیف دینے والی ہے. اور ابھی سے آپ کو پیغام ہے کہ آپ لوگ بھاگنے کا انتظام کر لیں. میں مانتا ہوں یہ غیر جمہوری ہے, میں مانتا ہوں بہت ساری غلطیاں ہیں, میں مانتا ہوں کہ میں 64-65 ہزار بل نہیں دے سکتا.
कोई भी आम आदमी नहीं दे सकता भाई। जिसकी तनख्वाह ₹1,00,000 है वो 64-65,000 बिल दे के बकाया क्या करेगा, मामलात कैसे चलाएगा, गाड़ी का पेट्रोल कहाँ से अफोर्ड करेगा, अगर उसके पास बाइक है तो बाइक का पेट्रोल कहाँ से अफोर्ड करेगा। जाके जब आप वापडा वालों से पूछेंगे वो कहेंगे भाई सरकारी अहकामात हैं। और हैरान कुन बात बताऊं, पिछले महीने मेरे 439 यूनिट गालिबन इस्तेमाल हुए थे। मैं सर पकड़ के बैठा था, 439 यूनिट की मेरी कंजम्पशन नहीं है। तो ये कैसे हुआ? उन्होंने कहा जी आपके फला महीने के यूनिट पेंडिंग थे वो उसमें डाल दिए। चले, मैंने कहा अच्छा ठीक है अब मैं ठीक हो जाऊंगा। उन्होंने कहा बिल्कुल अब आपका बिल ठीक आएगा। इस महीने 826 यूनिट का बिल मुझे भेज दिया। सर फिर पकड़ के बैठ गया, भाई गलती कहाँ है? वापडा वालों की तरफ से गलती है, मेरी तरफ से गलती है। अब जाके फिर वापडा का ऑफिस जाके खटखटाऊंगा, भाई क्या मसला है? मेरे घर में तो हम 2 अफराद हैं, मैं सारा दिन काम पे होता हूँ, मतलब ऑफिस, लेक्चरशिप, दिस एंड दैट, अपनी जिंदगी की तलाश में मारे फिर रहे होते हैं। तो ये 826 यूनिट कहाँ इस्तेमाल हुए? फिर मुझे कहा जाएगा कि पिछले साल के आपके यूनिट है। और हैरान कुन बात पता क्या, पिछले महीने मुझे जो 6,529 रुपए का रिलीफ मिला था ना, वो इस दफा मुझसे वापस ले लिया गया, मेरे बिल में वो शामिल कर दिया गया। मुझे कहा गया कि 58,000 रुपए की आपने इस महीने में बिजली इस्तेमाल की है, और जो पिछले महीने आपको रिलीफ दिया था ना 6,529 रुपए का, वो इसमें शामिल आप पे करेंगे। यानी 64,000 समथिंग मेरा 500 समथिंग मेरा बिल बन गया। अब क्या जुल्म है, क्या इस्तबदाद है, क्या आपका ये लड़ाई झगड़ा, क्या केपीके असेंबली का लड़ाई झगड़ा, क्या एक दूसरे के ये जो मुक्का मुक्की आप लोग हो रहे हैं, एक दूसरे के गिरेबान पकड़ रहे हैं, ये मैं तो खुद एग्जाम्पल बन के, वो गरम कोट है ना अफसाना, राजेंद्र सिंह बेदी का अफसाना, जिसमें राजेंद्र सिंह खुद किरदार बनता है, खुद मरकजी किरदार की परफॉर्मेंस देता है। मैं तो मरकजी किरदार बन के इस वीलॉग में आपसे गुफ्तगू कर रहा हूं को यार खुदा के लिए इस आम आदमी का, मतलब मैं परेशान हूं यार। मैं इतना बिल दे के, मतलब मैं कमाता इसलिए हूं कि मैंने सरकार को देना है, बस सरकार को देना है, और मैंने उसी तरह सारी उम्र कमाते रहना है, वही गधों की तरह काम लगे रहना है। भाई क्या मतलब सोच क्या रहे हैं आप लोग? कितनी देर इस तरह ये जुल्म और इस्तबदाद चल जाएगा? मैं ये नहीं कह रहा कि कोई हुकूमत बड़ा कमाल का काम कर रही है। ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कारकुन अपनी ही तनसीबात को नुकसान पहुंचाता है ना, ये भी बहुत नुकसानदेह है। अच्छा जी, उसके बाद आज बुशरा बीबी की जमानत का केस था और FIA उसमें पेश नहीं हुआ, और फिर कल के लिए टाइम दे दिया गया। अदालत बरम भी हुई और सलमान सफदर ने अदालत से बाहर निकलते ही गुफ्तगू की। उन्होंने कहा जी तोशा खाना केस की 14 साल की सजा माफ हो चुकी बुशरा बीबी की, इद्दत में निकाह केस की भी माफी हो चुकी, फिर उसके बाद 9 मई के 12 मुकदमात में भी बरी हो चुकी। अभी एक छोटा सा केस है जिसकी बिल्कुल जमानत मिलनी चाहिए, और होपफुली कल जमानत मिल जाएगी। और उसके बाद जी चाइना ने एक सर्कुलर जारी किया है कि पाकिस्तान की तरफ सफर करने से गुरेज करें। पाकिस्तान में जिस तरह कराची में दहशतगर्दी अफसोसनाक, बहुत अफसोसनाक वाकया है। मतलब हमारी हिमालय से बुलंद जो दोस्ती है उसको सबूताज करने के लिए दुश्मन हर हथकंडा इस्तेमाल कर रहा है, और इन हथकंडों को हमने मिलके मात देनी है, शिकस्त देनी है। उसके बाद ही बात कर लेते हैं गाड़ियों को 2-2 हज़ार रुपए देकर जो डी चौक में लाया गया था। अब एतराफ़ कर लिया गया है उन तमाम लोगों ने जो इस वक्त गिरफ्तार हैं। लेकिन मेरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत से गुजारिश है, इन गरीब आवाम के ज़रा दाद रसी कीजिए, इन लोगों के केस लड़िए, इन लोगों की जमानतें लीजिए। वैसे स्टेट नहीं चाहती इनको बहुत देर तक गिरफ्तार रखा जाए। स्टेट इस बात को समझ चुकी है कि ये बेचारे सिर्फ पेड एक्टर्स हैं और उन्होंने अपना एक्ट करके चले जाना था। लेकिन अफसोसनाक बात यह है, जिनको आज आप पे करके लेके आए हैं वो बेचारे इस वक्त तपती धूप में उनकी कैदी वैन खड़ी कर दी जाती है, और फिर सोशल मीडिया पे वो वैन सर्कुलेट कर रही होती है कि यार ये गरीब आवाम के बच्चे बेचारे दम घुटने से बच्चे बेहोश हो रहे हैं। ये जो नौजवान आप कह रहे हैं ना, बड़े तगड़े नौजवान हैं, वो गर्मी में दम घुटने से बेहोश हो रहे हैं। आपने जाके इनकी दादरसी करनी है, वरना ये 11, 12, 13, 14 और फिर जो आपने लाए अमल देना है इस्लामाबाद आने का, ये सारे धड़न तख्ता हो जाएंगे। सारी सूरत हाल में शहबाज शरीफ ये कह रहे हैं कि वफाक पर हमलावर नहीं होने देंगे, और अली अमीन गंडापुर ये कह रहे हैं, शेख वकास ये कह रहे हैं कि जनाब KPK के मैंडेट को कबूल नहीं किया जा रहा। इवन कि हमारा पूरे पाकिस्तान में मैंडेट चोरी किया गया, जहां KPK में हमारी हुकूमत है उसको भी ये हक नहीं दिया जा रहा कि वो वफाक में आके एहतजाज कर ले। मुझे नहीं याद पड़ता जब कभी पीपल्स पार्टी की वफाक में हुकूमत थी
اور پاکستان مسلم لیگ نون کی پنجاب میں حکومت تھی، یا پھر پاکستان پیپلز پارٹی سندھ میں گورن کر رہی تھی اور پاکستان مسلم لیگ نون وفاق اور پنجاب میں تھی، کبھی پیپلز پارٹی وفاق میں اس طرح جتھے لے کے پہنچی ہو یا کبھی نون لیگ اس طرح وفاق پر چڑھ دوڑی ہو، مجھے یاد نہیں پڑتا۔ اگر آپ کو یاد ہے تو کامنٹس میں لکھیے۔ اس وقت گزارش یہ ہے کہ ہم جس حد تک پہنچ چکے ہیں، واپسی کا راستہ لینا ہی ایک ہمارا اسکیپ ہے، ایک ہماری بچت ہے۔ اگر ہم اسی طرح چڑھائی چڑھتے رہنا تو پھر ہماری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ پاکستان اور پاکستان میں بسنے والوں کی خیر کرے۔ آپ جہاں بھی ہیں، پاکستان میں امن لانے کے لیے، پاکستان میں بھائی چارے کو ترویج دینے کے لیے اپنا کردار ادا کیجیے، کیونکہ اس وقت پاکستان کو جتنی امن کی ضرورت ہے، جتنے بھائی چارے کی ضرورت ہے، اس سے پہلے کبھی اتنی ضرورت نہیں تھی۔ دعا اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔